हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर 2 हिस्ट्री का सेट 2। तो पहले हमने सेट 1 को देख लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप सेट 1 को देख लीजिए पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 2 हिस्ट्री का सेट 2। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर हिस्ट्री का सेट 2। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैक्ट्रियन यूनानी कौन थे? बैक्ट्रियन यूनानी वह यूनानी शासक थे जो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया और इनमें मेनांडर मतलब कि मिलिन सबसे प्रसिद्ध शासक था। बैक्ट्रियन यूनानी वे यूनानी शासक थे जो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया क्षेत्र में शासन करते थे और उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया और इसमें मेनांडर मिलिन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वज्रयान बौद्ध धर्म क्या है? वज्रयान बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। इसमें मंत्र, तंत्र, ध्यान और योग के माध्यम से शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया जाता है और इसका विकास मुख्यतः भारत के पूर्वी भाग में हुआ। जो वज्रयान बौद्ध धर्म है यह महायान बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है और इसमें मंत्र, तंत्र, ध्यान और योग के माध्यम से शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया जाता है और इसका विकास मुख्यतः भारत के पूर्वी भाग में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। इसमें तमिल भाषा के व्याकरण, साहित्य और काव्य के नियमों का वर्णन मिलता है। तोलकाप्पियम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है और इसमें तमिल भाषा के व्याकरण, साहित्य और काव्य के नियमों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। वे गुप्त वंश के महान एवं शक्तिशाली शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुएनत्सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हुएनत्सांग भारत सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में आया था और उसने भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। हुएनत्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, और उसने भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर मौर्यकालीन कला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर मौर्यकालीन कला का विकास मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग, सातवाहन, कुषाण तथा अन्य राजवंशों के शासनकाल में हुआ और इस काल की कला में धार्मिक भावना, लोक जीवन तथा क्षेत्रीय विशेषताओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस समय बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित अनेक स्तूप, चैत्य विहार तथा मंदिरों का निर्माण किया गया। उत्तर मौर्यकालीन कला का विकास मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग, सातवाहन, कुषाण तथा अन्य राजवंशों के शासनकाल में हुआ और इस काल की कला में धार्मिक भावना, लोक जीवन तथा क्षेत्रीय विशेषताओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस समय बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित अनेक स्तूप, चैत्य विहार तथा मंदिरों का निर्माण किया गया। सांची, बरहूत, अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप इस काल की प्रमुख स्थापत्य उपलब्धियां हैं। इसी काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। गांधार शैली पर यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय परंपरा पर आधारित थी। इस काल में बुद्ध, जैन तीर्थंकरों तथा हिंदू देवी देवताओं का सुंदर और भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण हुआ। सांची, बरहूत, अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप इस काल की प्रमुख स्थापत्य उपलब्धियां हैं और इस काल में गांधार और मथुरा कला शैलियों का भी विकास हुआ। इसी काल में गांधार और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। गांधार शैली पर यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय परंपरा पर आधारित थी। इस काल में बौद्ध, जैन तीर्थंकरों तथा हिंदू देवी देवताओं का सुंदर भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों में यथार्थता, सौंदर्य, अलंकरण तथा मानवीय भावनाओं का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। इस प्रकार उत्तर मौर्यकालीन कला में भारतीय मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला को नई दिशा प्रदान की तथा भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। मूर्तियों में यथार्थता, सौंदर्य, अलंकरण तथा
मानवीय भावनाओं का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। इस प्रकार उत्तर मौर्यकालीन कला ने भारतीय मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला को नई दिशा प्रदान की तथा भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। गुप्तकालीन प्रशासन भारतीय इतिहास के सबसे सुव्यवस्थित और प्रभावशाली प्रशासनिक तंत्रों में से एक माना जाता है। इस काल में शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता है, जिसके हाथों में प्रशासन, न्याय और सेना का नियंत्रण रहता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे साम्राज्य को भक्ति, प्रांत, विषय, जिला, नगर और ग्रामों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक स्तर पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। गुप्तकालीन प्रशासन भारतीय इतिहास की सबसे सुव्यवस्थित और प्रभावशाली प्रशासनिक तंत्रों में से एक माना जाता है और इस काल में शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता है। शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सम्राट, जिसके हाथों में प्रशासन, न्याय और सेना का नियंत्रण होता है। प्रशासनिक सुविधाओं के लिए पूरे साम्राज्य को भुक्ति मतलब प्रांत, विषय मतलब जिला, नगर और ग्रामों में विभाजित किया गया। प्रत्येक स्तर पर योग्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ग्राम प्रशासन में ग्रामीण तथा स्थानीय सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। भूमि पर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि व्यापार, सीमा शुल्क तथा अन्य करों से भी राजस्व प्राप्त होता था। न्याय व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल और निष्पक्ष थी तथा अपराधों के लिए कठोर दंड कम दिए जाते थे। ग्राम प्रशासन में ग्रामीण तथा स्थानीय सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि व्यापार, सीमा शुल्क तथा अन्य करों से भी राजस्व प्राप्त होता था। न्याय व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल और निष्पक्ष थी तथा अपराधों के लिए कठोर दंड कम दिया जाता था। सेना को सुदृढ़ रखा गया, जिससे साम्राज्य की सुविधा सुनिश्चित होती थी। गुप्त शासकों ने प्रजा के कल्याण, शांति और सुव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए गुप्तकालीन प्रशासन को भारतीय इतिहास का आदर्श प्रशासन माना जाता है। सेना को सुदृढ़ रखा गया, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। गुप्त शासकों ने प्रजा के कल्याण, शांति और सुव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। इसीलिए गुप्तकालीन प्रशासन को भारतीय इतिहास का आदर्श प्रशासन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होने के साथ साथ कुछ सामाजिक बंधनों से भी प्रभावित थी। परिवार में महिलाओं को आदर प्राप्त था और वे धार्मिक तथा पारिवारिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था तथा वे साहित्य, संगीत, नृत्य और ललित कलाओं में दक्ष होती थी। कुछ महिलाएं विदुषी, कवियत्री और धार्मिक कार्यों में भी प्रसिद्ध थी। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होने के साथ साथ कुछ सामाजिक बंधनों से भी प्रभावित थी। परिवार में महिलाओं को आदर प्राप्त था और वे धार्मिक तथा पारिवारिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था तथा साहित्य, संगीत, नृत्य और ललित कलाओं में दक्ष होती थी। कुछ महिलाएं विदुषी, कवियत्री और धार्मिक कार्यों में भी प्रसिद्ध थी। विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था, लेकिन इस काल में बाल विवाह की प्रथा का विस्तार होने लगा। विधवाओं का जीवन कठिन माना जाता था और पुनर्विवाह को अधिक प्रोत्साहित नहीं दिया जाता था। महिलाओं के संपत्ति संबंधित अधिकार सीमित थे तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी कम थी। विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था गुप्त काल में, लेकिन इस काल में बाल विवाह की प्रथा का विस्तार होने लगा। विधवाओं का जीवन कठिन माना जाता था और पुनर्विवाह को अधिक प्रोत्साहित नहीं दिया जाता था। महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार सीमित थे तथा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उसकी भागीदारी कम थी। फिर भी परिवार की व्यवस्था बच्चों के पालन पोषण और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुल मिलाकर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति को न तो पूर्ण स्वतंत्र थी और न ही पूरी तरह दयनीय, बल्कि सम्मान और सामाजिक सीमाओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। फिर भी परिवार की व्यवस्था बच्चों के पालन पोषण और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति ना तो पूर्णतः बहुत स्वतंत्र थी और ना ही पूरी तरह से दयनीय, बल्कि सम्मान और सामाजिक समीक्षा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का।
क्वेश्चन नंबर 1 है सातवाहन प्रशासन एवं भूमि अनुदान व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। सातवाहन प्रशासन एवं भूमि अनुदान व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है गुप्तकालीन प्रशासन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। गुप्तकालीन प्रशासन का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। और गुप्तकाल लगभग 320 से 550 ईस्वी तक माना जाता है और इसे इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हर्षवर्धन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। हर्षवर्धन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रारंभिक मध्यकालीन आर्थिक विकास, भूमि, कृषि, राजस्व एवं व्यापार का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन आर्थिक विकास, कृषि, भूमि, राजस्व एवं व्यापार का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये है आपका मेजर 2 हिस्ट्री का सेट 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर सेट 1 को आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।